तो वापस एक बार पूरा चैप्टर को रिकॉल कर रहा हूँ, खाली ध्यान से देखो। मेजरमेंट ऑफ मैटर में सबसे पहले हम लोग ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात की है ना, कि पहला उसमें लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जितना मास ऑफ रिएक्टेंट हम लोग लेंगे उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होगा, फॉर्म। सेकंड पढ़े थे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जहां पर पढ़े थे कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम का जो प्रोपोर्शन रहेगा बाय वेट वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। पानी का एग्जांपल दिया था H2O, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, इसी तरीके से हमेशा क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। आप पानी कहीं से भी लेकर आओ, प्रोपोर्शन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इस लॉ को किसने दिया था, जेल प्रॉस। उसके बाद हम लोग ने एटम की साइज और एटम के मास के बारे में बात की थी। हम लोग देखे थे कि एटम की साइज को मेजर करने के लिए हम लोग को एटॉमिक रेडियस मेजर करना पड़ेगा। अगर आप रेडियस मेजर करते तो आपको क्या पता चल जाएगा, एटम का साइज पता चल जाएगा। और एटम के साइज को मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किए थे, एक नई यूनिट यूज किए थे, नैनोमीटर। याद है, 10⁻⁹ मीटर। ये था एटॉमिक रेडियस मेजर करने के लिए यूनिट, क्योंकि एटम बहुत छोटा है तो उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में मेजर नहीं कर सकते। फिर बात किए थे एटॉमिक मास की। एटम के मास को मेजर करने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास का कांसेप्ट यूज किए थे। डायरेक्ट नहीं, किसी दूसरे के रेफरेंस में क्या कर रहे थे, मास कैलकुलेट कर रहे थे। जैसे हम लोग बोलेंगे भैया हाइड्रोजन को हम लोग ने बेस बना लिया था, बोले तो सबसे हल्का है एलिमेंट है, इसको मान लेते हैं कि ये कितना है 1, इसके बेस पर सबको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बट कुछ इसकी वजह से डेसिमल्स में आने लगे तो उसको बदल के फिर किसको ले लिए, कार्बन को लेने के बाद भी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई, उसमें भी कुछ एटॉमिक मास किसमें आ रहे थे, पॉइंट में आ रहे थे। आगे चल के हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाए, अगर याद होगा हम लोगों ने पढ़े थे डेल्टन यूनिट्स या फिर यूनिफाइड एटॉमिक मास। हम लोग पढ़े थे कि 1 U is approximately equal to 1.660594 into 10⁻⁻27 kg। खाली दो ही वैल्यू याद करने बोला था, 1.6 into 10⁻⁻27 kg। एक यूनिफाइड एटॉमिक मास या एक एटम का मास कितना होगा, 1.6 into 10⁻⁻27 kg के बराबर। फिर हम लोग ने बेसिक्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फिर हम लोग ने देखे थे कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। हम लोग देखे थे एलिमेंट क्यों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते, उनके लास्ट टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए वो लोग क्या करते थे, रिएक्ट करते थे। अच्छा, कौन कितना इलेक्ट्रॉन देगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये सब भी पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़े थे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। याद है, सोडियम इलेक्ट्रॉन ले रहा था, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा था, याद आ रहा है कि नहीं आपको। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखे थे, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये पता करना सीखे थे। हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना सीखे थे, हम लोगों ने वैलेंसी निकालना सीखे थे। याद आया सबको। लास्ट लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल लेके सॉल्व किया था और फिर लास्ट में हम लोगों ने 20 एलिमेंट के नाम भी याद किए थे, याद आ रहा है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आगे नहीं याद है, अरे ट्रिक बताया था ना, हाई एवोल्यूशन, बीबीसी न्यूज, अगली फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पैसा, सोना चांदी और काजू कतरी। तो 20 एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि हम लोग को 10th में भी यूज होगा, तो ये आपको याद आना चाहिए। क्लियर है? चलो, लास्ट लेक्चर में यहाँ तक के डिस्कशन किए थे, टेबल भी बनाए थे लास्ट में, बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम लिखे थे, उनकी वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब हम लोगों ने निकालना सीखे। अच्छा, एक चीज और पढ़े थे हम लोग ने, देखे थे कि एटॉमिक सिंबल्स क्या होते हैं। मैंने बताया था कि डेल्टन ने कुछ एलिमेंट का सिंबल दे दिया था, जैसे उसने सर्कल बना के डॉट बनाया, बोला ये हाइड्रोजन का सिंबल है, सर्कल के अंदर सी लिख दिया, बोला ये कॉपर का सिंबल है। बट ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट थे, तो एक स्पेसिफिक तरीके से सिंबल देना पड़ेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते थे, IUPAC। क्या बोलते थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करी, एक सिस्टम बताई कि भैया इस तरीके से एलिमेंट्स का क्या करो, सिंबल दो। क्या करना था, जो पहला अल्फाबेट होगा वही उसका क्या होगा, सिंबल होगा।
बट सर एलिमेंट तो 118 है और अल्फाबेट तो कितने 26 ही है। तो हम लोग पढ़े थे कि ऐसे केस में जब अल्फाबेट रिपीट हो तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला वर्ड भी क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हीलियम, दोनों एच से स्टार्ट होते हैं। तो हीलियम में हम लोग ने क्या ले लिए थे, एच ई, क्या ले लिए थे हम लोग। तो ऐसे बहुत सारी जगह पर हो रहा था कि फर्स्ट सेकंड रिपीट हो रहे वो भी, तो फिर वैसे केसेस में कुछ स्पेशल सिंबल दिए थे। सिल्वर के लिए एजी यूज कर लिए थे, गोल्ड के लिए एयू, आयरन के लिए एफई, कुछ अलग से सिंबल्स यूज कर लिए थे। याद आया सभी को? ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किए थे, यहां तक कि हम लोगों ने पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग 12वीं में 11वीं में पहुंच जाते हैं, वो लोग को ये समझ में नहीं आता, निकालने नहीं आता है। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। क्या बच्चे लोग, देखो नेचर में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हीलियम, हम लोग पढ़े थे ना, हीलियम किसी से रिएक्ट ही नहीं करता, तो वो H ही रहेगा, नियॉन N ही रहेगा, आर्गन Ar रहेगा। वो लोग किसी से रिएक्ट, मतलब वो लोग सिंगल रहते हैं। मगर जब आप ऑक्सीजन लिखते हो तो आप O2 लिखते हो, है ना। आप जब हाइड्रोजन लिखते हो तो आप H2 लिखते हो, आप जब नाइट्रोजन लिखते हो तो आप N2 लिखते हो। बोलिए मतलब ये है कि कुछ सिंगल रहते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, और कुछ ऐसे भी है जो कंबाइंड फॉर्म में, मतलब डायटॉमिक फॉर्म में दोनों मिलके रहते हैं। तो जब ये सिंगल रहते हैं ना तो इसको बोलते हैं मोनोएटॉमिक। क्या बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं डायटॉमिक। क्या बोलते हैं चलो, क्या बोलते हैं इसको, डायटॉमिक। और बेसिकली इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? सिंगल है तो एटम है, सिंगल है तो एक से ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे उसको, मॉलिक्यूल, मगर सेम टाइप के। कैसे होने चाहिए, हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीजन। बहुत बार होता है ना, डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट, तो हम लोग उसको बोलते हैं कंपाउंड्स। क्या होता है इसको, कंपाउंड्स। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला H2O, मैंने बोला CO2, मैंने बोला H2SO4, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं चलो, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स ऑफ H2O फॉर्म, कंपाउंड्स ऑफ CO2 फॉर्म, कंपाउंड्स ऑफ H2SO4 फॉर्म। मतलब सिंगल है तो मोनोएटॉमिक एटम है, सेम कंबाइन हो गया तो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, अलग अलग कंबाइन हुए तो कंपाउंड्स बोलेंगे। अरे क्लियर है ना बेसिक। हम लोग को बात करना है उसके मास की, मॉलिक्यूल्स के मास की। क्योंकि एटम का मास तो हम लोगों ने निकालना सीखे थे। अरे हाँ है ना, एटम का मास हम लोगों ने पढ़े थे ना, कि एटम का मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलेगा, तो सिंपल है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक एटम का मास आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूल का मास। अरे समझेगी नहीं। जैसे मान लो ये दोनों एटम है इंडिविजुअल, अलग अलग, इनका मास 20 किलो, इनका मास 5 किलो, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं, ये लोग कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना लिए, ठीक है। मैं बोला अब इनका मास कितना हुआ, तो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर पढ़े थे ना, मास बदलता। तो अगर ये 20 किलो के थे और ये 5 किलो में, कंबाइन होने के बाद कितना होगा, 25 किलो। क्या किया आपने, प्लस कर दिए सर, इनका मास और इनका मास। इसी यहां पर भी होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम लोगों को पता है कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन कितना होता है, मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिख भी देता हूं। हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, सोडियम 23, कार्बन 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है चलो, 12। नाइट्रोजन, सॉरी एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास नंबर लिख रहा हूं ब्रैकेट्स। नाइट्रोजन का 14 है। सिमिलरली ऑक्सीजन का कितना आता है, 16। ऑक्सीजन का कितना आता है, 16। मैग्नीशियम 24, क्लोरीन 35.5, एल्युमिनियम 27, एल्युमिनियम का
27 दिया बराबर 27 ये इधर है पीछे। और क्या बचा? पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, सल्फर 32। ये कुछ लिख दिया हूं ताकि तुम लोग को आसानी रहे। वैसे ये कैसे आता है वो भी बता देता हूं। जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर जो होता है उसका ऑलमोस्ट डबल होता है। कौन? एटॉमिक मास नंबर। ऑलमोस्ट कहीं कहीं पर बदलाव है, बाकी सब जगह सेम है। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 2, तो उसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था। कितना था? उसका डबल कर दो तो 22 ना। यहाँ पर एक ज्यादा है, कितना है? 23। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था? 6। कितना डबल उसका? 12। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, उसका डबल। ऑक्सीजन का 8, उसका डबल। 16। ज्यादा है। मैग्नीशियम का 12, उसका डबल। दिख रहा है ना? जैसे इसमें चेंज है। क्लोरीन का 17 का डबल कितना होता है? 34, बट यहाँ पे कितना? 35.5। ऐसे एल्यूमिनियम में चेंजेस है। एल्यूमिनियम का कितना था? 13 था। 13 का डबल करूंगा तो कितना होता है? 26। बट यहाँ पे कितना है? 27 है। तो कुछ जगह चेंजेस है थोड़ा बहुत, बाकी सब जगह ऑलमोस्ट क्या होता है? डबल होता है। अरे हाँ यहाँ बच्चों, अब मैं कुछ एग्जांपल, जैसे ये हम लोगों ने जो लिखे हैं इसी को हम लोग इनका मॉलिक्यूलर मास क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखो, पहले हम लोग को किसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कैसे निकालेंगे? सर अभी तो हम लोगों ने पढ़े, हर एक एटम का मास निकाल लो, उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। अच्छा यहाँ हाइड्रोजन कितने बच्चे लोग? देखो H2O है, मतलब हाइड्रोजन कितना है? तो मैं क्या बोलूंगा? 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 into एटॉमिक मास ऑफ प्लस करते हैं ना। ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 1 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सही बात है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है बच्चों? 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। कितना हो जाएगा? 2 1 जा 16 1 जा कितना आ गया? 18। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 18। अरे समझा कि नहीं? इजी है। CO2 का निकालते हैं हम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। कार्बन एक ही है ना चलो, तो 1 into एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन कितना है सर? 2, तो 2 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12, देखो वहां लिखा हो ना। और ऑक्सीजन का 16। 12 1 जा 16 2 जा कितना है? समझ रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास निकालना आसान है। H2SO4 में हेल्प करोगे? चलो बोलो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या लिखूं बच्चे लोग? कैसे लिखेंगे इसको बताओ? देखो ना ऊपर 2 एग्जांपल लिए हमने। 1 लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है? तो 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर प्लस सल्फर भी है। अरे S है ना, S बोले तो सल्फर कितना है यहाँ पर? तो 1 into एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सही है। अब सारे एटॉमिक मास वहां से पुट कर दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है बच्चों? सल्फर का 32, और ऑक्सीजन का 2 1 जा 32 1 जा 16 4 जा 64 64 plus 32 96 96 plus 2 इजी। पक्का? मॉलिक्यूलर मास अगर एटॉमिक मास अगर दिया हो तो मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो आप लोग। तो चलो ये लिख लेना, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग दोगे। HNO3 और CaSO4, ये 2 का आप लोग कैलकुलेट करो। इसको लिख लो और फिर वो 2 का आप लोग कैलकुलेट करके आंसर दो। समझे? यहाँ पर देखो चलो, ये तो बात होगी मॉलिक्यूलर मास की। अब न्यू टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बेस है आप लोग के लिए, वो है मोल कंसेप्ट। क्या चलो, मोल कंसेप्ट।
व्हाट इज मोल कंसेप्ट? देखो जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में पार्टिसिपेट कौन करता है? एटम्स। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एटम्स। बट हम लोग जब केमिकल्स लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम। हम लोग उसको किस में लेते हैं? मास में, कि भैया इतना ग्राम मैंने क्या कर दिया, केमिकल लिया और इसको मैंने क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया। बट एक्चुअली में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? एटम्स। पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? तो आपको क्या ये पता चलता है कि कितने एटम पार्टिसिपेट किए? नहीं, हम लोग को कभी ये नहीं पता चलता कि कितने एटम पार्टिसिपेट किए। आपको पता है, जैसे मैंने बोला कि लेट्स से भैया मैंने 48 ग्राम वाटर लिया था रिएक्ट करवाने के लिए, तो आपको ये पता है कि 48 ग्राम पानी था। पानी को वजन कर सकते हैं बच्चे, उसमें भी लड़ते रहते हैं, पानी को लीटर में मेजर करते हैं, वजन कर सकते हैं ना उसको। तो 48 ग्राम ऑफ वाटर मैंने लिया था मैंने बच्चे लोग, तो आप बोलेंगे हाँ सर 48 ग्राम ने रिएक्ट किया, बट उस 48 ग्राम में वाटर के एटम्स भी थे ना। कितने एटम पार्टिसिपेट किए उस रिएक्शन में? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं? कितने एटम्स थे? आप समझ रहे हो ना? मैंने अपने हाथ में नमक लेके आया और मैंने ये बच्ची को दिया, बोला ये काउंट करके बताओ नमक के कितने दाने हैं। पॉसिबल है? सर बहुत मुश्किल है, बाल सफेद हो जाएंगे मेरे, फिर भी काउंटिंग पॉसिबल? अच्छा नमक के दाने तो दिख रहे हैं, एटम तो दिखता भी नहीं है, मतलब सर इसका आंसर तो बता नहीं सकते। बट इसका आंसर मोल ने दिया। मोल ने बोला मैं इसका आंसर दूंगा, वो भी जिंदगी भर में नहीं, विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट। हाँ, इसीलिए हम लोग अभी किसको पढ़ रहे हैं? मोल। किसको पढ़ रहे हैं? देखो हम लोग को पता लगाना है कि कितने एटम थे, कितने एटम थे। मोल ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। मोल ने बोला कि किसी भी चीज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जो हमने अभी पीछे निकालना सीखे, जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो किसके बराबर होता है? 1 मोल के। किसके बराबर होता है? उसका जितना मॉलिक्यूलर मास है उतना ग्राम किसके बराबर होगा? 1 मोल के। जैसे पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना आया था, देखो निकाले होगा तुम लोग, 18 आया था। कितना आया था? तो उसने क्या बोला, 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ H2। समझा? जो भी मॉलिक्यूलर मास है उतना ग्राम किसके बराबर होगा? 1 मोल। 1। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले थे? 44। कितना निकाले थे? तो उसने क्या बोला, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अरे समझा कि नहीं? हाँ या ना बच्चे? कोई दिक्कत? जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा, जैसे HNO3 का हम लोग निकाले थे 63 आया था, तो 63 ग्राम ऑफ HNO3 इज इक्वल्स टू 1 मोल। समझ रहे हैं ना? व्हाटएवर मे बी द मॉलिक्यूलर मास, उतना ग्राम किसके बराबर होगा? 1 मोल। चलो ये तो समझ में आ गया सर, 1 मोल किसको बोलेंगे? उसके मॉलिक्यूलर मास जितना होगा उतना ग्राम किसके बराबर होता है? 1 मोल के। बट ये मोल क्या है? क्वेश्चन आता है ना, ये जो 1 मोल आप बोल रहे हो, ये 1 मोल क्या है? तो जैसे आपको पता होगा, जब भी आपके सामने एक नंबर बोला जाता है डजन, क्या बोला जाता है? तो सभी के दिमाग में कौन सा नंबर आता है? 12। कोई भी चीज मैंने आगे कुछ बताया हो क्या? मैंने बोला 1 डजन अंडा, 1 डजन मार्कर, 1 डजन पेन, कुछ नहीं बोला मैंने, खाली क्या बोला था? डजन। और आपको पता है डजन मतलब 12, कुछ भी हो, डजन बोले मतलब कितना होगा? मैंने बोला मेरे पास 1 डजन पेन है, कितनी पेन है? मैंने बोला 1 डजन चेयर है, कितनी चेयर है? मैंने बोला 1 डजन मोबाइल फोन से, कितने? सही बात है ना? मतलब मैं कुछ भी बोलूं, आगे कुछ भी लगाऊं, डजन बोल दिया मतलब वो कितना होगा? सिमिलरली जब मैं 1 मोल बोलता हूं तो आपके दिमाग में एक नंबर आना चाहिए। 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अरे समझा कि नहीं? इतने एटम होते हैं किसमें? 1 मोल में। किसमें बच्चे लोग? समझ में आ गया? कभी भी किसी का भी 1 मोल, अब मैं अगर बोलता हूं मेरे पास 1 मोल मार्कर है, क्या मेरे पास कितने मार्कर? समझ में आया? मैंने बोला मेरे पास
एक मोल चेयर है, मतलब कितनी चेयर है 6.02 into 10⁻23 चेयर। अरे समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा नंबर है बच्चों, 10⁻23 है ना, मतलब अगर मैं इस नंबर को पॉइंट हटा के लिखूं तो 6022 आगे आएंगे 20 जीरो, इतना बड़ा नंबर है। इमेजिन करवाने के लिए बता रहा हूं, मान लो मेरे पास स्ट्रॉबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज खाते हो ना आप लोग, तो अगर मैं उसको अर्थ के सरकमफेरेंस पे रखना स्टार्ट करूं, इस पर सरकमफेरेंस पे ऐसा गोल पूरा घूम के आऊं, एक पूरा चक्कर लगा के आऊं स्ट्रॉबेरीज पे से रखते हुए, मगर वो स्ट्रॉबेरीज खत्म, फिर दोबारा चक्कर लगाऊंगा, फिर दोबारा चक्कर लगाऊंगा, तब जाकर वो स्ट्रॉबेरीज क्या होगी, खत्म होगी। अब इमेजिन करो उतनी सारी स्ट्रॉबेरीज, कितना बड़ा नंबर हो जाएगा ना वो, इतना बड़ा है वो, इमेजिन करने के लिए खाली बता रहा हूं। अरे समझा कि नहीं भैया, बड़ा ह्यूज नंबर है। इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं चलो, एवोकाडो नहीं, एवोगैड्रो नंबर, डिनोटेड बाय कैपिटल एन और सफिक्स में ए। एवोगैड्रो नंबर एक पर्सन था जिसका नाम था कार्लियो अमीलियो रोमानो एवोगैड्रो। जितना बड़ा नंबर है उतना ही बड़ा उसका नाम है, कार्लियो अमीलियो रोमानो एवोगैड्रो, और मुस्लिम एवोगैड्रो बोलते हैं, पीछे वाला नाम लेने की जरूरत नहीं। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो मतलब 1 मोल किसके बराबर होगा 6.022 into 10⁻23। अब सिंपल है, मैंने आपको बोला कि भैया आपके पास 18 ग्राम वाटर है, बताओ कितने एटम, कितना बोला मैंने 18 ग्राम, ध्यान से सुना बच्चों, 18 ग्राम मतलब 18 ग्राम वाटर किसके बराबर होता है, 1 मोल वाटर का, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं, बता दिया आप लोगों ने, 18 ग्राम में कितने एटम्स होंगे 6.022 into 10⁻23। लगा टाइम, इजी है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोल ने हम लोग को एक फॉर्मूला दिया था, उसने क्या बोला, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो। क्या निकालो, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, जरूरी नहीं है हर बार एक ही मोल की बात चल रही हो, 1.5 मोल हो सकता है, 2 मोल हो सकता है, 4 मोल हो सकता है, तो जितना भी मोल आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 into 10⁻23 से। तो उसने बोला आप क्या निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है चलो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन, एक एग्जांपल लेगा उसके ऊपर, सभी लोग याद देना चाहिए। मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे पास 32 ग्राम वाटर है, गिवन मास कितना है 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑफ H2O है मेरे पास। मैंने बोला पता करके बताओ कि 32 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, तो आप बोले अच्छा अभी कैलकुलेट करके देते सर। गिवन मास कितना है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले थे, अरे देखो 80, मॉलिक्यूलर मास कितना है 80, मॉलिक्यूलर मास कितना है चलो 80। तो लोग क्या बोलेंगे सर, नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालते हैं हम लोग, क्या है फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सही है ना, गिवन मास अपॉन, गिवन मास कितना है 32, मॉलिक्यूलर मास कितना है 32 नहीं, लो काम करो 36 लो, काटने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। 18 1 जा 18 2 जा, कितने मोल्स आए 2 मोल्स, है ना। बोलने का मतलब ये है कि 36 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे, 2 मोल होंगे, सही बात है ना। अच्छा 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे सर, 2 into 6.022 into 10⁻23, अरे हाँ है ना बच्चा, तो सर इतने एटम होंगे किसमें 36 ग्राम में। साल लगा, बात सफेद हो गए, आसानी से निकाल लिए, अरे हाँ है ना, चलो कोई दिक्कत। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, लेट्स से मैं आपको बोलता हूं मेरे पास 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, गिवन मास कितना है 88 ग्राम ऑफ CO2। हम लोग को पता है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44 होता है, कितना होता है मॉलिक्यूलर मास कितना है 40। तो भैया नंबर ऑफ मोल्स क्या है फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हाँ है ना बच्चा। गिवन मास कितना है 88, मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 1 जा 44, कितने मोल्स आए, 1 मोल में कितना
6.02 into 10⁻23 तो 2 मोल में कितना नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आसान है ना, कितना आसान बना दिया देखो मोल्स में। क्लियर, दिस इज नोन एज मोल कंसेप्ट, लिख लो इसको। देखो इसके बाद का टॉपिक वैलेंसी पर है और वैलेंसी में आपको पहले ही पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो वैलेंसी पे नहीं जाऊंगा मैं। होता क्या है बच्चों, हमने पढ़े थे कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। जैसे एग्जांपल आप सोडियम का ले सकते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2, 8, है ना, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट अगर मैं इसी के सामने क्लोरीन लेता हूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 70 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। हम लोगों को पता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नहीं, और थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा दे देगा। और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 7 देगा नहीं, एक। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, क्यों प्लस चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन 11 थे तो प्रोटॉन भी कितने थे 11 ना, 11 प्लस थे 11 माइनस थे, बट अब एक माइनस चले गया तो प्लस ज्यादा हो गया ना, इसीलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। तो जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, सिमिलरली जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव है ना, ये क्या है चलो, और ये क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे और एक कंपाउंड बना देंगे NaCl। क्या बना देंगे चलो। अब ध्यान से देखो, ये लोग आपस में जब कंबाइन होते हैं तो ये जो चार्ज है ना, जब किसी भी चीज के ऊपर चार्ज आ जाए तो उसको आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आयंस। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव को हम लोग कैटायंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और नेगेटिव को हम लोग अनायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं चलो, पॉजिटिव हुआ तो कैटायन, नेगेटिव हुआ तो आयन। तो ये Na+ और ये Cl- आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं NaCl। इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाती है जिससे लोग क्या हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, आयोनिक बॉन्ड। अरे समझा कि क्यों आयोनिक बॉन्ड बोल रहे हैं, क्योंकि आयंस बने थे ना, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड की बहुत सारी टाइप है, अभी फिलहाल वहां जाने वाला नहीं हूं। आयोनिक बॉन्ड समझ में आया, वो बॉन्ड जो आयंस के बीच में बने उसको हम लोग क्या बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे चलो, आयोनिक बॉन्ड। Na+Cl- क्या बना दिए NaCl। जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा उसको कैटायन बोलेंगे, जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा उसको आयन। इनको रेडिकल्स भी बोलते हैं। क्या होते हैं बच्चों, रेडिकल्स। चार्ज जब हो जाता है तो ये लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जब आप इनको NaCl को पानी में डालोगे तो Na+ अलग जाएगा और Cl- अलग जाएगा। इसीलिए क्योंकि ये अलग अलग रिएक्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग इनको रेडिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, रेडिकल्स भी बोलते हैं। पैरा कैटायन आयन क्लियर है चलो, कोई दिक्कत याद है। अच्छा बात करनी थी वैलेंसी पे। हम लोग को पता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी है, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसकी वैलेंसी कितनी है 1, 7 है 1 है ना। अरे कितना इलेक्ट्रॉन लिया या दिया, इसी को वैलेंसी बोलते हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसकी वैलेंसी कितनी 1 है। कोई दिक्कत है इसमें। मगर कभी कभी ना कुछ एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, जैसे आयरन कभी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, कभी 3 इलेक्ट्रॉन भी दे देता है। एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, मतलब 2 भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी अपोनेंट, सामने कौन है। समझ में आ रहा है। तो कुछ एलिमेंट के पास वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब उनकी वैलेंसी क्या होती है, बदलती है, फिक्स नहीं होती है। जैसे सोडियम की वैलेंसी कितनी 1, वो हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन देगा 1 ही देगा, इससे ज्यादा। क्लोरीन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे ज्यादा। बट अगर इसी कंपेयर में आयरन की बात की जाए तो वो 2 भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 3 भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसके पास वेरिएबल वैलेंसी, उसके पास क्या चलो वेरिएबल वैलेंसी। समझ में आया, हाँ या ना। लास्ट का टॉपिक है केमिकल फॉर्मूले। हम लोग विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी को चलो केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो पानी का फॉर्मूला सभी को याद है, क्या है H2O। हम लोग उसको H3O क्यों नहीं बोलते,
ये HO2 क्यों नहीं बोलते, H2O ही क्यों बोलते हैं? उसके पीछे रीजन है वैलेंसी का। इसके पीछे रीजन किसका चलो देखो कैसे एग्जांपल कैसे बनाते हैं केमिकल फॉर्मूला वो भी देखो। मेरे को नहीं पता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे। तो आप क्या करो, इनके नीचे ना इनकी वैलेंसी लिखो, इनकी वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, हाइड्रोजन का एक ही नंबर इलेक्ट्रॉन है ना, उसको कमी भी कितने की 1 की, तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6, कितने थे, उसको कितने की कमी 2 की, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। अरे हाँ है ना, चेक कर लो लास्ट टाइम लिखवाया भी था। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करो इनको, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ बेस पे नंबर लिखने हैं H2O1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्या बना H2। तो समझा कि नहीं भाई। अच्छा जैसे NaCl, Na और Cl, सोडियम की वैलेंसी अभी पढ़े 1, क्लोरीन की वैलेंसी तो क्या होगा Na1 Cl1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्या बना समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मैंने बोला H और Cl, मुझे नहीं पता हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो H1 Cl1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, HCl। जैसे मुझे नहीं पता कि मैग्नीशियम और सल्फेट SO4 ये लोग जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी बचे लो यहाँ पर देखो 1 होती है, कितनी होती है सॉरी 2 होती है, कितनी होती है, सल्फेट की भी कितनी होती है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल कर सकता हूं ना, कितना आएगा, अरे 4 कैंसिल करो तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Mg1 SO4 1, बट 1 लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है। ऐसे ही HSO4, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और SO4 की वैलेंसी तो अभी लिखा था कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा H2 SO4 1, बट 1 लिखने की जरूरत नहीं। अरे समझ रहे हैं कि नहीं। सो विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी आप चाहो तो क्या बना सकते हो, केमिकल फॉर्मूलेस बना सकते हो, बट सारी चीजों का नहीं बनता है, कुछ लिमिटेशंस भी है। केमिस्ट्री में बहुत जगह एक्सेप्शंस होते हैं बच्चे, हम लोग अगर एक्सेप्शंस की तरफ अभी जा रहे हैं नहीं है, मैं वो चीज डिस्कस कर रहा हूं जो कॉमन है। एक्सेप्शन आप लोगों को हायर स्टैंडर्ड में पढ़ाएंगे। अभी मेरा काम है कि आप लोगों को केमिस्ट्री समझाना ना कि डराना, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को एक्सेप्शंस की तरफ लेकर नहीं जा रहा। क्लियर, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया। बेसिक है, इसको वापस से घर पे जाके रिवीजन करो, कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछो, बट इस चैप्टर को अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के केमिस्ट्री बहुत परेशान करेगा। ठीक है, लिखो।